हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नेक्स्ट चैप्टर अपन चालू करते हैं। चैप्टर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इससे पहले चैप्टर्स में अपन ने क्या क्या पढ़ा था कि इंडियन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से पहले क्या हालत थी, फिर पढ़ा अपन ने 1950 से 1990 के बीच में इंडियन इकोनॉमी की क्या कंडीशन थी। अब अपन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 पढ़ रहे हैं। एक इकोनॉमिक पॉलिसी एडॉप्ट की थी गवर्नमेंट ने जिसका नाम दिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में। 1991 से पहले जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो सब इकोनॉमिक की ग्रोथ अचीव नहीं कर पा रही थी। तो ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस था उसको सॉल्व करने के लिए और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए जुलाई 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंडिया ने। क्यों जरूरी था? सबसे पहला फिस्कल डेफिसिट की वजह से। फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज फाइनेंस्ड बाय राइजिंग लोन्स। जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और जो भी गवर्नमेंट रेवेन्यू है उन दोनों के बीच का डिफरेंस फिस्कल डेफिसिट होता है। और फिस्कल डेफिसिट को कवर कैसे करते हैं? लोन्स लेके। प्रायर टू 1991 फिस्कल डेफिसिट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज टू मच बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑन नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ रहा था जिसकी वजह से फिस्कल डेफिसिट 1991 से पहले बहुत बढ़ रहा था। तो ड्यू टू persistent rise in fiscal deficit, there was corresponding rise in public debts and liability to make interest payments. Indian economy was in debt trap. मतलब इंडिया के पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो सिर्फ इंटरेस्ट पे कर पाए 1991 से पहले। तो इंडिया डेट ट्रैप में थी। इन 1991 अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लाइबिलिटी इंक्रीज टू 36.4% ऑफ द जीडीपी। मतलब टोटल जीडीपी का 36.4% तो सिर्फ इंटरेस्ट लाइबिलिटी थी। तो इस वजह से इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना जरूरी था। दूसरा रीजन क्या है? एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज के इनफ्लो और आउटफ्लो का डिफरेंस बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। व्हेन आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज मोर देन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज देन बैलेंस ऑफ पेमेंट बिकम्स एडवर्स। नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट कब होता है? जब एक्सपोर्ट ज़्यादा हो इम्पोर्ट से। तो 1991 से पहले एक्सपोर्ट वर लेस ड्यू टू पुअर क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स एंड इम्पोर्ट्स वर मोर डिस्पाइट ऑफ हेवी टेरिफ्स एंड कोटास। मतलब टैक्स रेट्स और लिमिटेड क्वांटिटी इंपोर्ट की होने के बावजूद भी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा थी और एक्सपोर्ट कम थी। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो एक्सपोर्ट्स भी कम थे 1991 से पहले। बैलेंस ऑफ पेमेंट इंक्रीज फ्रॉम 2214 करोड़ इन 1881 टू 17,367 करोड़ इन 1990 से 1991। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बहुत बढ़ रहा था। तो इसलिए भी इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना जरूरी हो गया था। और क्या क्या रीजन थे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के? फॉल इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। दिस रिजर्व्स ऑफ फॉरेन एसेट्स लाइक फॉरेन करेंसीज, फॉरेन सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। तो ये जो फॉरेन करेंसीज थी और जो फॉरेन सिक्योरिटीज थी वो भी इंडिया के पास कम हो रही थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वर एक्सटेंसिवली यूज्ड टू मीट कंजम्पशन रिक्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यूज कहाँ होता है? कंजम्पशन रिक्वायरमेंट में और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिक्लाइन टू अ लेवल दैट वाज नॉट एडिक्वेट टू फाइनेंस इंपोर्ट मोर देन 2 weeks. There was also not sufficient foreign exchange to pay the interest to international money lenders. मतलब इंडिया के पास सिर्फ इतना ही फॉरेन एक्सचेंज था कि अगर वो इंपोर्ट करे तो वो 2 week से ज़्यादा कुछ भी इंपोर्ट नहीं कर पाएगी। और इतना कम फॉरेन एक्सचेंज था कि वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रही थी इंटरनेशनल मनी लेंडर्स को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रिड्यूस टू नियरली 600 करोड़ इन 1991 फ्रॉम नियरली 8200 करोड़ इन 1980 to 1981। मतलब 8200 से फॉरेन एक्सचेंज 6000 तक आ गया था सिर्फ 10 साल में। और क्या रीज़न थे इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के? राइज इन प्राइस, जिसको इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। Inflation is consistent rise in general price level due to shortage of aggregate supply. Aggregate supply कम होने की वजह से जो prices बढ़ती है उसको inflation बोलते हैं। Economic crisis was further compounded by rising prices of essential goods prior to 1991. Economic crisis था तो essential goods की भी prices बढ़ रही थी। The rate of inflation was 16.7% in 1990 से 1991. Such a high rate reduced the demand of Indian goods in domestic and foreign markets. तो जो इन्फ्लेशन रेट थी वो 16.7% थी। प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी इंडियन गुड्स की, तो वो डोमेस्टिक मार्केट में भी नहीं बिक रहे थे, ना ही फॉरेन मार्केट्स में सेल हो रहे थे। और क्या क्या रीजन थे न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने के? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मतलब ये जो गवर्नमेंट सेक्टर था वो भी परफॉर्म नहीं कर रहा था।
The industrial sector, business sector and agriculture sector become well diversified by 1990, largely due to public sector, yet overall performance was disappointing. मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर, बिजनेस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ तो रहा था लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी. पब्लिक सेक्टर कंटिन्यू टू ऑपरेट इवन दोज एरियाज विच कुड बी कंफर्टेबली शिफ्टेड टू प्राइवेट सेक्टर. मतलब ऐसे एरियाज जहाँ पे इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जिसको प्राइवेट सेक्टर को बेच देने में फायदा था, वो सब भी पब्लिक सेक्टर खुद ऑपरेट कर रही थी. Many public sector firms incurred huge losses but continued to function because it is difficult to close a government undertaking even if it is drawn on the nation's limited resources. मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को क्लोज करना बहुत डिफिकल्ट था, भले ही वो उसमें लॉस क्यों नहीं हो रहा, उसको बंद करना मुश्किल था. लास्ट रीजन क्या है इकोनॉमिक रिफॉर्म लाने का? इनएफिशिएंट मैनेजमेंट. मैनेजमेंट इनएफिशिएंट था. ओरिजिन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस can be traced from the inefficient management of the Indian economy in the 1980s. Government expenditure was constantly greater than its revenue. Government का expenditure बहुत ज़्यादा था revenue से. Due to faculty management, the rules and laws which aimed at controlling and regulating the economy ended up in hampering the process of growth and development. It was due to lack of finance, defective policies, and inefficient administration, which led to the need for the economic reforms. तो ये जो लैक ऑफ फाइनेंस, डिफेक्टिव पॉलिसीज और इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब की वजह से नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या थी? इंडियन अप्रोच द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, पॉपुलरली नोन एज वर्ल्ड बैंक, एंड द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF and received $7 billion as a loan to manage the crisis. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या हुआ था? इंडिया जो है वो वर्ल्ड बैंक के पास गया और उसने $7 billion का लोन लिया. For availing the loan, these international agencies expected India to liberalize and open up economy by removing restriction on private sector reduced by the role of the government in many areas and remove trade restrictions between India and other countries. मतलब इस लोन देने के बदले उन्होंने क्या शर्तें रखी थी कि इंडिया जो है वो लिबरलाइज करेगी, मतलब प्राइवेट सेक्टर्स पे जितने भी रेस्ट्रिक्शंस है वो सब हटा देगी और जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे इंडिया और अदर कंट्रीज के बीच में उन सबको भी हटा देगी. इंडिया एग्रीड टू द कंडीशनलिटीज ऑफ द वर्ल्ड बैंक एंड IMF एंड अनाउंस न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. मतलब ये जो भी कंडीशंस थी इंडिया ने वो सब एक्सेप्ट करी और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अनाउंस की. द सेट ऑफ पॉलिसीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू स्टेबलाइजेशन मेजर. दिस आर शॉर्ट टर्म मेजर्स intended to correct the weakness that develop balance of payment by maintaining sufficient foreign exchange reserve and bringing inflation under control by keeping rising prices under control. तो ये जो भी पॉलिसीज थी उसको दो पार्ट में क्लासिफाई किया. एक तो स्टेबलाइजेशन मेजर जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे, उसमें क्या था कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको कंट्रोल करना, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को का सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन करना, और दूसरा इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जो प्राइजेस बढ़ रही थी उसको कंट्रोल करना. और दूसरा क्लासिफिकेशन क्या था? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर. ये लॉन्ग टर्म मेजर्स थे. इनका मेन एम क्या था? इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की एफिशिएंसी बढ़ाना, और इंक्रीजिंग इट्स इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बाय रिमूविंग देयर रिजिडिटीज इन वेरियस सेगमेंट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. मतलब इंडियन इकोनॉमी में जो भी रिजिडनेस था, मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस वगैरह थे वो सब कम कर दिए. तो इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना उनका एम था. The government initiated a variety of policies, also known as element of new economic policies. New economic policies के तीन एलिमेंट थे, which is liberalization, privatization and globalization. न्यू इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसीज के तीन मेन एलिमेंट्स क्या थे? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन. और सबसे पहले देखते हैं लिबरलाइजेशन क्या था. लिबरलाइजेशन के अंदर ये 6 रिफॉर्म्स हुए थे. इंडस्ट्रियल सेक्टर में रिफॉर्म हुआ था, फाइनेंशियल सेक्टर में फिस्कल या टैक्स से रिलेटेड रिफॉर्म्स हुए थे, फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स हुआ था और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स हुए थे. सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म हुआ था? एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. Prior to 1991, every entrepreneur had to get permission from the government to start a firm, close a firm, or to decide the amount of goods that could be produced. According to the new economic policy, industrial licensing was abolished to almost all the products except for some industries which are strategic importance for the nation, like alcohol, cigarette, hazardous chemical, industrial explosive, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स एंड एरोस्पेस. मतलब 1991 से पहले कोई भी अगर फर्म चलानी है तो उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी. लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या किया?
हर प्रोडक्ट के लिए आप फॉर्म खोल सकते हो, कुछ प्रोडक्ट्स को छोड़ के। ऐसे प्रोडक्ट्स जो नेशन के लिए स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट है, जैसे अल्कोहल, सिगरेट, एसआरटीएस, केमिकल एक्सेट्रा, इन सब के लिए अगर फॉर्म खोलनी है तो आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए अगर कोई भी फॉर्म खोलनी है तो आप खोल सकते हो। डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का रोल भी कम कर दिया था। प्रायर टू 1991 प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज एज द मेजर कंट्रोल वाज एक्सरसाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। 1991 से पहले मैक्सिमम गवर्नमेंट के पास ही कंट्रोल था, प्राइवेट सेक्टर हर इंडस्ट्रीज में नहीं थी। इट वाज फेल्ट दैट गवर्नमेंट कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग, सो प्राइवेट सेक्टर वाज अलाउड to participate in the growth object of the country, and now only industries which are reserved for the public sector are defense equipment, atomic energy generation and railway transport। अब सिर्फ 3 ही ऐसी इंडस्ट्रीज है जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर है। पहली डिफेंस इक्विपमेंट, दूसरा एटॉमिक एनर्जी जनरेशन और तीसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा सब प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। और क्या था इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में? डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। 1991 से पहले कुछ ऐसे गुड्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही प्रोड्यूस होते थे, लेकिन बट नाउ मेनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव बीन डी-रिजर्व्ड। द इन्वेस्टमेंट लिमिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैज बीन इंक्रीज्ड टू 1 करोड़ रुपीस। मतलब पहले क्या कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकती थी, लेकिन अब कोई भी बना सकता है, और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का अमाउंट था वो सब भी 1 करोड़ तक ले आए। Price determination by market forces. Prior to 1991, they were controlled on the price fixation by the industries as per the directive policy of the government. Price भी जो determine करती थी वो government determine करती थी, but now many industries the market has been allowed to determine the prices through the demand and supply forces. और अब demand और supply के हिसाब से prices determine होती है। Import of the capital goods 1991 से पहले restriction था import करने में, लेकिन अब freedom to import capital goods and technology in order to develop a strong infrastructure base of the country। Infrastructure base को strong करने के लिए capital goods import कर सकते हैं। क्लियर है? इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या था? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सबको मिल रहा था, पहले नहीं मिलता था, अब सबको मिल रहा था। पहले पब्लिक सेक्टर का रोल ज्यादा था, अब कम हो गया था। पहले कुछ गुड्स फिक्स थे जो सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ही बनेंगे, लेकिन अब वो डी रिजर्व हो गया था। पहले गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन करती थी, अब डिमांड और सप्लाई से मार्केट प्राइसेस डिटरमाइन होती है। और लास्ट है, पहले कैपिटल गुड्स इंपोर्ट नहीं कर सकते थे, अब कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कर सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स है? फाइनेंशियल सेक्टर इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सच एज कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। द सेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय आरबीआई। रिफॉर्म्स क्या कहते हैं? रोल ऑफ आरबीआई। प्रायर टू 1991 आरबीआई's रोल वाज ए रोल ऑफ regulator. As a regulator, RBI used to fix interest rate structure. Also, commercial banks were supposed to consult RBI on the almost all financial matter. पहले RBI का बहुत ज़्यादा कंट्रोल था. Now, with the new economic policies, one of the major aims of the financial sector reform was to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of the financial sector. पहले RBI रेगुलेट करती थी पूरे फाइनेंशियल सेक्टर को, मतलब कंट्रोल करती थी. अब फैसिलिटेट करती है, मतलब उनको हेल्प करती है। This means the financial sector may allowed to take decisions on many financial matter without consulting RBI। अब फाइनेंशियल सेक्टर थोड़ी फ्री हो गई थी, वो कुछ डिसीजंस बिना RBI को कंसल्ट करे ले सकती है। और क्या कहते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। प्रायर टू 1991 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर नॉट एनकरेज as the public sector was given more importance in the government policies। गवर्नमेंट की बैंक से ज्यादा थी, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स कम थी। But the reform policies led to the establishment of private sector banks in India as well as foreign, which increased the size of competition and provided better services to the customers। तो ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी बनने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट। प्रायर टू 1991 फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट वाज रेस्ट्रिक्टेड। 1991 से पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्टेड था। विद द रिफॉर्म पॉलिसीज नाउ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक was raised to around percentage। Foreign institutional investors such as merchant banks, mutual funds and pension funds are now allowed to invest in Indian financial market under strict guidance of RBI। पहले इंडियन फाइनेंशियल मार्केट रेस्ट्रिक्टेड था, लेकिन अब म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स और इन सब के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं RBI के गाइडेंस के अंदर। Setting up of new branches। Prior to 1991 approval of RBI was required to set up new branch by the bank। Now those banks which fulfill certain conditions are given freedom to set up new branches without approval of RBI।
1991 से पहले नई ब्रांच खोलने के लिए आरबीसीआई से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अब अगर वो बैंक कुछ कंडीशंस फुलफिल कर रही है तो वो नई ब्रांच खोल सकती है। तो ये सब फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है। अब फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स देखते हैं। टैक्स रिफॉर्म्स आर कंसर्न्ड विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज व्हिच आर कलेक्टिवली नोन एज फिस्कल पॉलिसीज। फिस्कल पॉलिसीज में क्या क्या आता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसीज और गवर्नमेंट रेवेन्यू पॉलिसीज। तो फिस्कल या टैक्स रिफॉर्म्स में क्या क्या था? Reduction in direct taxes. Prior to 1991 and also after that, there has been a continuous increase in the direct taxes. That is, taxes on the income of individual and profit of business enterprises. मतलब direct taxes 1991 तक और उसके थोड़े टाइम बाद तक भी बहुत ज़्यादा थे. With the economic reforms, it was felt that high rate of the income tax were responsible for the tax evasion. It is now widely accepted that moderate rate of the income tax encourage savings and voluntary disclosure of the income. The rate of corporate tax has been gradually reduced. इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद क्या पता पड़ा? जब हाई इनकम टैक्स रेट थी तो लोग टैक्स इवेशन करते थे, मतलब टैक्स अवॉइड करते थे। लेकिन जब मॉडरेट रेट की थोड़ी सी रेट कम करी तो लोग इनकम को ज़्यादा डिस्क्लोज करने लगे। रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। प्रायर टू 1991 देयर वाज कॉम्प्लेक्सिटीज in imposing the indirect taxes and recovering them. Now efforts has been made to reform the indirect taxes, that is tax levied on the commodities. This was initiated by facilitate the establishment of a common national market of goods and services. Indirect taxes में भी रिफॉर्म हुआ था। पहले indirect taxes रिकवर कम हो रहे थे, लेकिन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज के बाद indirect taxes भी अच्छे से रिकवर हो रहे थे। Simplification of tax paying procedure. Prior to 1991, it was very complex procedure to make tax payment in terms of long distance and fixed period time, etc. मतलब 1991 से पहले टैक्स पेमेंट करना भी बहुत मुश्किल था, बहुत लंबा प्रोसीजर था, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर था। Now, in order to encourage better compliance, the part of taxpayers may produce have simplified. लेकिन अब टैक्स पेमेंट की प्रोसेस थोड़ी सिंप्लीफाई हुई है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म क्या थे? Devaluation of rupees. In 1991, India was very badly hit by balance of payment crisis. In other words, outflow of foreign exchange was more than inflow of foreign exchange. मतलब balance of payment बहुत ज़्यादा negative था इंडिया का 1991 में। The reform in this regard has devalued the rupee. Devaluation refers to the reduction in the value of domestic currency in relation to foreign exchange currencies by the government. This encouraged exports and discouraged imports. It led to increase in the inflow of foreign exchange. तो उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म आया। उसके अंदर क्या हुआ? रुपी की वैल्यू कम हो गई। अब रुपी की वैल्यू कम हो गई तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गए और इंपोर्ट्स कम हो गए, और एक्सपोर्ट्स बढ़ने से बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बैलेंस हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अर्लियर डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट वाज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। नाउ गवर्नमेंट अलाउ मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी, लेकिन अब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड या सप्लाई है उनसे फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होती है। क्लियर है? लिबरलाइजेशन में एक लास्ट रिफॉर्म है, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी वाज इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इंक्रीज द कॉम्पिटिटिवनेस इन द इंटरनेशनल मार्केट एंड टू इंक्रीज फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी इनटू द इंडियन इकोनॉमी। लिबरलाइजेशन का एम क्या था? एफिशिएंसी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाना और फॉरेन इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजीज को भी इंडिया के अंदर लाना। द एम वाज आल्सो टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। और क्या क्या एम था? लोकल इंडस्ट्रीज की एफिशिएंसी को प्रमोट करना, मतलब बढ़ाना, और मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करना। तो रिफॉर्म में क्या क्या था? डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। जो कोटास थे उन सबको कम करना। Prior to 1991, India followed a policy of quantitative restrictions on imports and exports. This was done through rigid control over imports and by keeping the tariffs very high. Tariffs ज़्यादा रखते थे, मतलब जो import करने पे जो taxes थे वो सब ज़्यादा थे, और quantitatives भी fix कर रखी थी, quotas भी लगे हुए थे। Now liberalization aimed at removal of quantitative restrictions, मतलब quotas on the imports and exports. Quantitative restrictions on the imports of manufactured consumer goods and agriculture products were also fully removed from April 2001. अप्रैल 2001 से कंज्यूमर गुड्स और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे जो क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस है वो सब पूरे हट गए। और क्या क्या था ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में? रिडक्शन ऑफ टेरिफ रेट्स,
1991 से पहले टेरिफ रेट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद टेरिफ रेट्स कम कर दी थी ताकि डोमेस्टिक ट्रेड और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सके। रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर फॉर इंपोर्ट। 1991 से पहले इंपोर्ट लाइसेंस लेने के लिए बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल था, लेकिन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म आने के बाद import licensing was abolished except in the case of hazardous and environmental sensitive industries। कुछ इंडस्ट्रीज को छोड़ के imports पे जो restrictions है वो कम हो गए थे। Removal of export duties। Earlier there were heavy export duties imposed to the encourage domestic production and domestic demand only। Export duties बहुत ज़्यादा थी 1991 से पहले। Now export duties have been removed to increase the competitive position of Indian goods in the international markets। अब कंपटीशन बढ़ाने के लिए जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज थी वो सब हटा दी थी। क्लियर है। अब नेक्स्ट लेक्चर में प्राइवेटाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है वो देखेंगे। थैंक यू।